हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, हम कुछ और क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर, चाहे आपको कोई भी एग्जाम हो, उसका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके ज़रूर जाएं। तो आइए आज हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों यारों में शेयर किया करिए। जिसको भी रिक्वायरमेंट है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। और हमारी पावर सिस्टम की बैचेस और एसएससी की जेईई के कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है तो प्लीज़ आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आइए हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है, इन अ डीसी जनरेटर व्हेन द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो ये कंसेप्ट होता है, जब आप पढ़ेंगे एमएनए और जीएनए का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, आर्मेचर रिएक्शन का कंसेप्ट, तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए बोल रहा है, ए ऑप्शन, देयर इज नो लोड ऑन द जनरेटर। ऑप्शन बी, द जनरेटर रन्स एट फुल लोड। ऑप्शन सी, द जनरेटर रन्स ऑन ओवरलोड। ऑप्शन डी, द जनरेटर रन्स ऑन डिजाइंड स्पीड। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। देखिए, नो लोड की कंडीशन, जब हमारा जनरेटर नो लोड पे रहता है, कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया जाता है, उस केस में हमारा जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है वो कोइंसाइड करता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस के साथ। तो हम कह सकते हैं GNA इज इक्वल टू MNA ऑन दी नो लोड। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ इसे मार्क कर लीजिए। उसके बाद सेकंड आता है हमारा क्वेश्चन, इन अ शंट जनरेटर द वोल्टेज बिल्डअप इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड बाय। तो आपके स्क्रीन में है, प्लीज़ आप लोग इसे देखिए। क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा स्पीड लिमिटेशन, ए ऑप्शन। ऑप्शन बी, आर्मेचर हीटिंग। ऑप्शन सी, इंसुलेशन रेस्ट्रिक्शन। ऑप्शन डी, सैचुरेशन ऑफ आयरन। तो इसमें हम लोगों को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वोल्टेज बिल्डअप का फेनोमेना बोल रहा है। और ये रेस्ट्रिक्ट क्यों आ जाता है, मतलब बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, अकर आ जाता है, वोल्टेज डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसका मेन कारण है जो हमारा सैचुरेट हो जाता है आयरन कोर से, ये हमारा मेन मुख्य कारण है, सैचुरेशन ऑफ आयरन। ठीक है। तो वैसे भी देखिएगा, कहीं भी आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा ना, तो सैचुरेशन वाला मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग का आंसर सही होता है। ठीक है। तो अगर आप कभी तुक्का मारना चाहें तो सैचुरेशन वाला आंसर आप लोग मार्क कर सकते हैं। ठीक है। ये 100% सही नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सैचुरेशन वाला आंसर होता है। फिर आप लोगों के बच्चों स्क्रीन के सामने थर्ड क्वेश्चन अपीयर हो रहा होगा। प्लीज़ आप लोग इसे देखें, नोट डाउन करें और आंसर बताएं। तो ये भी जनरेटर का क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं, मशीन से ही ओवरऑल क्वेश्चन आया हुआ है। इन अ डीसी जनरेटर ऑन लोड द एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस इज, ए ऑप्शन साइनोसॉइडल, ऑप्शन बी ट्राइंगुलर, ऑप्शन सी पल्सेटिंग, ऑप्शन डी फ्लैट टॉप्ड। तो देखिए, ये पूरा वर्किंग होता है, पूरा फिनोमेना होता है कि कैसे इसका एयर गैप फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कैसे आर्मेचर एमएमएफ हुआ। तो ये पूरा अगर कंसेप्ट मैं आप लोग को समझाऊंगी तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। जब हम थियोरेटिकल क्लास देखेंगे, हम पूरा बात करेंगे आर्मेचर रिएक्शन का, पूरा हम बात करेंगे ईएमएफ और फ्लक्स का, तब वहाँ पर देखेंगे। इसके लिए आप आंसर है, उसका आंसर आप लगा लीजिए, फ्लैट टॉप्ड इसका शेप होता है। ठीक है, फ्लैट टॉप्ड होता है। तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। अब बच्चा आ जाता है आपके सामने फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। द वैल्यू ऑफ यूजफुल फ्लक्स लीस्ट डिपेंड ऑन। तो यहाँ पर हमारा जो यूजफुल फ्लक्स होता है, जो कि मेनली हमारा किसके काम आता है, पूरा फ्लक्स सेटअप होता है, और वही हमारा काम आता है किसके लिए, पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है। तो ये पूरा ट्रांसफार्मर पे बेस्ड फेनोमेना होता है कि कैसे हम सप्लाई वोल्टेज प्राइमरी तरफ देते हैं, फिर प्राइमरी करंट डेवलप होता है, फ्लक्स डेवलप होता है जो कि सेकेंडरी को लिंक करता है यूजफुल फ्लक्स, और वहाँ से फिर हमारा क्या होता है, पूरा ट्रांसफार्मर बेस्ड होता है। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी लोड, और ऑप्शन डी हमारा क्या है, एमएमएफ। तो जो हमारा यूजफुल फ्लक्स है, कभी भी वो लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। बाकी सारे फेनोमेना के ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज, करंट, एमएमएफ, लेकिन लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इस क्वेश्चन के लिए बच्चों आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी, आंसर इज द करेक्ट वन। अब आप लोगों को बोलता है फिफ्थ क्वेश्चन, बर्डन ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन। तो क्वेश्चन देखिए अपीयर हो रहा है, बर्डन से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके लिए आप लोग का ऑप्शन है, ए ऑप्शन एम्पियर, बी ऑप्शन वोल्ट, सी ऑप्शन वोल्ट एम्पियर, एंड डी ऑप्शन किलोवाट। तो जो आप लोगों का आंसर मेंशन था वो था वोल्ट एम्पियर। ठीक है। तो बर्डन हम ऐसे मेजर करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था। जो इसका सेकेंडरी होता है वो 5 एम्पियर पे रखा जाता है, और कभी भी सेकेंडरी को ओपन सर्किट नहीं किया जाता है,
करंट ट्रांसफार्मर के। और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई पावर ट्रांसफार्मर है उसका प्रोटेक्शन करना है हमें करंट ट्रांसफार्मर से, तो अगर पावर ट्रांसफार्मर स्टार स्टार का है तो हम करंट ट्रांसफार्मर डेल्टा डेल्टा का लगाएंगे, मतलब जस्ट ऑपोजिट कर देना है। अगर स्टार डेल्टा का पावर ट्रांसफार्मर है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम डेल्टा स्टार का करंट ट्रांसफार्मर लगाएंगे। फिर आ जाता है हमारा 6th क्वेश्चन, अपीयर हो रहा होगा आप लोगों के बच्चे स्क्रीन में। बोल रहे हैं कि इन अ ट्रांसफार्मर द मैग्नीट्यूड ऑफ म्यूचुअल फ्लक्स इज, मतलब म्यूचुअल फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है वेरीज एट लो लोड एंड कांस्टेंट एट हाई लोड। ऑप्शन बी लो एट लो लोड एंड हाई एट हाई लोड। ऑप्शन सी बोल रहा है हाई एट लो लोड्स एंड लो एट हाई लोड। ऑप्शन डी सेम एट ऑल द लोड, सेम एट ऑल द लोड्स। ठीक है, तो म्यूचुअल फ्लक्स हमेशा सेम होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है हर एक लोड में। तो ये क्या है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, तो हम इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट बोल सकते हैं, सेम एट ऑल दी लोड्स। ठीक है, बाकी इसका फेनोमेना वगैरह जब हम मशीन पूरा पढ़ते हैं तब देखते हैं। तो बच्चे आज का 7th क्वेश्चन आ गया हमारा। आप लोगों के स्क्रीन में दिख पा रहा होगा, अ टैप चेंजर इज यूज्ड ऑन अ ट्रांसफार्मर फॉर एडजस्टमेंट इन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सब लोगों को आपको मालूम होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है बच्चों प्राइमरी वोल्टेज, ऑप्शन बी बोल रहा है सेकेंडरी वोल्टेज, ऑप्शन सी बोल रहा है बोथ एंड ऑप्शन डी बोल रहा है नन। तो देखिए टैप चेंजर का मतलब ये है कि जब हम सेकेंडरी का वोल्टेज हम क्या करते हैं, अप डाउन करते हैं, एडजस्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं टैप चेंजर। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों का ऑप्शन कौन सा होगा, किस ऑप्शन में सेकेंडरी वोल्टेज है, बी ऑप्शन में हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है, तो बी आंसर करेक्ट हुआ। फिर आ जाते हैं बच्चों आप लोगों के सामने 8th नंबर का क्वेश्चन। तो क्योंकि ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने लायक नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को फटाफट से इसका रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आप लोग को इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। बाकी अगर एक्सप्लेनेशन होगा तो डेफिनेटली मैं प्रोवाइड करूँगी। फिर आता है 8th नंबर का क्वेश्चन, फेराइट कोर्स आर यूज्ड इन हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर बिकॉज इट हैज़। तो जो फेराइट्स होते हैं उसकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर में फेराइट्स का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है लो रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी बोल रहा है हाई रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी बोल रहा है हाई परमेबिलिटी और ऑप्शन डी बोल रहा है लो परमेबिलिटी। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि हाई रेजिस्टेंस इसका करेक्ट आंसर, अगर हाई रेजिस्टिविटी भी होता तो इसका करेक्ट आंसर होता। तो आंसर आपका बी ऑप्शन इज द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आ जाता है आप लोगों के सामने 9th क्वेश्चन बच्चा। 9th क्वेश्चन पढ़िए, पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ पावर ट्रांसफार्मर एट फुल लोड एफिशिएंसी इज। ऑप्शन ए मिनिमम, ऑप्शन बी मैक्सिमम, ऑप्शन सी हाफ द नॉर्मल एफिशिएंसी, ऑप्शन डी 20% ऑफ द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि फुल लोड पे जो एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, मैक्सिमम होती है। और पावर फैक्टर वगैरह के बारे में अगर आप पूछता है तो यूनिटी पावर फैक्टर बोल सकते हैं। तो इसके लिए बच्चा अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसके लिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मैक्सिमम इज द राइट आंसर। सो एट फुल लोड एफिशिएंसी हमारी ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम होती है। और एक कंडीशन और इम्पॉर्टेंट है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में जो हमारा कॉपर लॉस रहेगा वो इक्वल टू द आयरन लॉस रहेगा। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम बोलेंगे एट मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में ये कंडीशन होती है बच्चा कि जो इसका कॉपर लॉस होता है वो आयरन लॉस के बराबर आता है। ठीक है, कई जगह पे इसको P ना दे करके W से होता है रिप्रेजेंट, तो WCU इज इक्वल टू WI। ये हो गया हमारा इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी पे, क्योंकि यहाँ पर एट फुल लोड मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, तो ये मैक्सिमम होनी चाहिए। ओके, तो आप लोग लिख सकते हैं KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी पे अगर बोला तो ये हम बोलेंगे फुल लोड KVA इनटू अंदर आ जाएगा PI अपॉन में PCU फुल लोड। तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला इसलिए बोल रही हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन से पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, आपको फुल लोड KVA दे देगा, आप लोगों को PI दे देगा, आयरन लॉस दे देगा, आप लोगों को फुल लोड कॉपर लॉस दे देगा और बोलेगा कि लोड KVA एट मैक्सिमम एफिशिएंसी बताइए। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला है, प्लीज इसे आप फॉर्मूले को नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है आज का। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर का हमारा। अब ये सारे क्वेश्चन देखिए थ्योरेटिकल हैं, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा बहुत आप लोगों को याद भी रखना है, लॉजिकल इसमें ज़्यादा जो मशीन के क्वेश्चंस है उसमें स्टेटमेंट वन लाइनर क्वेश्चन जस्ट पूछा हुआ है।
तो 10th क्वेश्चन नंबर बच्चा आप लोगों के स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा और क्वेश्चन बोल रहा है विच फ्रेम ऑफ मोटर इज प्रिफर्ड इन मॉइस्ट सराउंडिंग, जो जहाँ नमी वाली जगह होती है, मॉइस्ट सराउंडिंग होता है जहाँ थोड़ी थोड़ी नमी होती है, तो वहाँ पर कौन सा हम लोग फ्रेम प्रेफर करते हैं मोटर्स के लिए। तो जाहिर सी बात है हम लोग टोटली एनक्लोज्ड फैन कूल टाइप करेंगे। तो ऑप्शन ए बोल रहा है देखिए ड्रिप प्रूफ, ऑप्शन बी बोल रहा है स्प्लैश प्रूफ, ऑप्शन सी बोल रहा है टोटली एनक्लोज्ड फैन कूल्ड एंड ऑप्शन डी ओपन टाइप। तो देखिए ओपन टाइप तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि मॉइस्ट वगैरह है, तो मॉइस्ट से हमारा जो मोटर वगैरह है उसमें फिर रिएक्शन होता जाएगा और वो ख़राब होता जाएगा। तो टोटली एनक्लोज्ड हम यूज़ करते हैं और फैन कूल्ड होता है क्योंकि वो गर्म ना हो जाए उसकी वजह से कूलिंग भी लगाई जाती है, ठीक है। तो क्लोजर के अंदर फैन कूल्ड रहता है। तो ऑप्शन आप लोगों का इस क्वेश्चन के लिए सी आंसर आपका करेक्ट होगा। अब ऑप्शन अब आप लोगों के सामने 11th क्वेश्चन बच्चा अपीयर हो रहा होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करें। तो क्वेश्चन बोल रहा है फेज एडवांसर। तो फेज एडवांसर आप लोग को पता होगा क्यों यूज़ करते हैं। फेज एडवांसर आर यूज्ड विथ इंडक्शन मोटर टू, ऑप्शन ए बोल रहा है रिड्यूस नॉइस, ऑप्शन बी बोल रहा है रिड्यूस वाइब्रेशन, ऑप्शन सी बोल रहा है रिड्यूस कॉपर लॉस, ऑप्शन डी बोल रहा है इम्प्रूव पावर फैक्टर। तो जब आप देखेंगे, जब आप पढ़ेंगे अपना वीके मेहता की बुक पढ़ेंगे और वहाँ पर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट मेथड बच्चा देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो फेज एडवांसर है वो इंडक्शन मोटर में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ताकि पावर फैक्टर इम्प्रूव हो। तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का कुछ तरीके मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ लिख लीजिए पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के मेनली 3 मेथड होते हैं। पहला होता है स्टैटिक कैपेसिटर, दूसरा होता है हमारा सिंक्रोनस कंडेंसर, एंड उसके अलावा हमारा जो थर्ड वन होता है बच्चा, ये थर्ड वन हमारा होता है फेज एडवांसर, ठीक है, समझ में आया। तो ये फेस जो स्टैटिक कैपेसिटर है ये भी पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के काम आता है। तो हम क्या करते हैं कि कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं हम, जो भी हमारा इक्विपमेंट है लैगिंग पावर फैक्टर पे उसके पैरेलल में। सिंक्रोनस कंडेंसर ये क्या होता है? सिंक्रोनस कंडेंसर ये इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। ये एक सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर, जब हम इस सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड, तो यहाँ पर पूरा आप लोग लिखिए ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर विथ मैकेनिकली नो लोड, ठीक है। जब हम एक सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड करेंगे और विथआउट मैकेनिकल लोड हम कनेक्ट करेंगे तो ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के काम आता है और इसे ही हम कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। तो इतना पॉइंट आप प्लीज़ याद रखिए क्योंकि इसकी पूरी वर्किंग होती है। तो ये पॉइंट अंडरलाइन करके आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया। और फेस एडवांसर भी क्या होता है? इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का एक तरीका होता है। तो प्लीज़ आप इस तीनों चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आप लोग इसे आंसर को मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को हर एक चीज़, हर एक मेथड बताती हूँ ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको डाउट ना हो। ओके बच्चा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 12th नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में अपीयर हो रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटरमाइंड बाय सर्कल डायग्राम। तो ये सर्कल डायग्राम हम इंडक्शन मोटर के केस में यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है एफिशिएंसी, ऑप्शन बी है पावर फैक्टर, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी है आउटपुट। तो जब आप सर्कल डायग्राम देखेंगे, सर्कल डायग्राम बेसिकली एक करंट लोकस डायग्राम है, ठीक है, जिसका जो डायामीटर रहता है वो क्या होता है? फुल स्टेटर करंट रहता है। जो डायामीटर रहता है वो क्या होता है? फुल स्टेटर करंट रहता है। स्टेटर करंट होता है फुल स्टेटर करंट, उसका डायामीटर होता है। और ये एक करंट लोकस डायग्राम है। तो ये पूरा एनालिसिस मेथड होता है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एफिशिएंसी, पावर फैक्टर एंड आउटपुट। बट बच्चा फ्रीक्वेंसी हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, प्लीज़ इसे मार्क करें। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आज का, और आपके स्क्रीन पे अपीयर हो रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ अ केज रोटर इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है? केज इंडक्शन मोटर के बारे में बात कर रहा है।
द स्पीड ऑफ अ 3 फेज केज रोटर इंडक्शन मोटर डिपेंड्स अपॉन, मतलब जो हमारा 3 फेज केज रोटर होता है जिसे हम स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी कहते हैं, उसका स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है बोल रहा है। तो ऑप्शन ए आप लोगों के पास है, फर्स्ट नंबर ऑफ पोल्स, सेकंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई एंड थर्ड हमारा बोल रहा है इनपुट वोल्टेज। तो बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने दिख रहे होंगे, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा स्पीड होता है 30 नंबर जैसे हमने क्वेश्चन देखा, तो स्पीड होता है 120 F अपॉन में P होता है, ठीक है। तो हमारा F जो है वो क्या है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड P हमारा क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है। तो जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे, पोल्स बढ़ाएंगे, उतनी हमारी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन में है, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन में है। और ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी के और पोल के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इनपुट वोल्टेज के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो इसके लिए आपका 1 और 2 वाला करेक्ट होगा, थर्ड हमारा वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 13th क्वेश्चन। और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर क्या होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में जो हमारा क्या होता है, ऑलरेडी दोनों तरफ से शॉर्ट सर्किटेड रहता है, तो हम कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हैं स्क्वायरल केज में, ठीक है। तो ये हमारे स्टार्टिंग टॉर्क कम देता है, रनिंग परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जबकि जब हम बात करेंगे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बच्चा, तो वहाँ पर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं और हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी हमें मिलता है, तो उसकी स्टार्टिंग परफॉर्मेंस अच्छी होती है, रनिंग परफॉर्मेंस बैड होती है। तो ये कुछ एडिशनल आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन था। फिर आ जाता है आपके स्क्रीन पर 14th नंबर का क्वेश्चन अपीयर हो रहा होगा। ये बोल रहा है इम्बैलेंस इन शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर अकर्स ड्यू टू, तो जो हमारा शाफ्ट रहता है इंडक्शन मोटर का, जो हमारा मैकेनिकली कपल्ड रहता है, वो क्या बोल रहा है। ऑप्शन ए, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप की वजह से इम्बैलेंस होता है। ऑप्शन बी, ओवर हीटिंग ऑफ वाइंडिंग की वजह से होता है। ऑप्शन सी, स्लिप रिंग डिज़ाइन की वजह से होता है। और ऑप्शन डी, रग्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से होता है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा स्टेटर और रोटर होता है, बीच में एक शाफ्ट होता है, फिर हमारा रोटर होता है, स्टेटर होता है, और स्टेटर और रोटर के दोनों के बीच में हमारा एयर गैप होता है, ठीक है, एयर गैप होता है। लेकिन उस नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह से हमारा इम्बैलेंस हो जाता है शाफ्ट में। तो इसके लिए आप लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इम्बैलेंस क्यों होता है हमारा, किसकी वजह से, हमारा जो भी नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है एयर गैप, उसकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में अपीयर हो रहा होगा 15th नंबर क्वेश्चन। तो 15th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चा, देख लीजिए। 15th नंबर क्वेश्चन, द इंडक्शन मोटर विच आर प्रोवाइडेड विथ ओपन स्लॉट्स हैव, ऑप्शन ए मोर ब्रेकडाउन टॉर्क, ऑप्शन बी लेस ब्रेकडाउन टॉर्क, ऑप्शन सी लीडिंग पावर फैक्टर, ऑप्शन डी हायर एफिशिएंसी, ठीक है। तो अभी हम अगर देखेंगे इस क्वेश्चन के लिए 15, तो 3 तरीके के स्लॉट्स होते हैं। देखिए 3 तरीके के स्लॉट कौन कौन से होते हैं। एक होता है ओपन स्लॉट्स, ठीक है, स्लॉट्स मतलब जो कटिंग रहता है स्लॉट्स का वो। उसके बाद होता है सेमी ओपन एंड थर्ड होता है क्लोज्ड। तो ये ओपन मतलब बिल्कुल ऐसा ये ओपन रहेगा और इसमें हमारे स्लॉट्स के अंदर रहेंगे, ठीक है, कंडक्टर्स। और ये हो जाएगा हमारा सेमी। तो सेमी तो कुछ इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, ये हो गया हमारे कंडक्टर्स। और क्लोज्ड मतलब ये बिल्कुल ही क्लोज रहेगा। ओके, समझ में आया। तो इस केस में हमारा जो टॉर्क है वो होता है हाई ब्रेकडाउन टॉर्क या फिर टॉर्क। इस केस में होता है हमारा मीडियम और इस केस में हमारा होता है लो। तो ये 3 बातें हैं, याद कर सकते हैं आप, इसे नोट डाउन कर लीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा 16th नंबर का क्वेश्चन। तो ये मैं रब कर देती हूँ, उसके बाद हम 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे बच्चा। तो ये थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल। जब आप इन डेप्थ पढ़ेंगे मशीन या फिर अदर सब्जेक्ट, तभी आप लोगों से क्वेश्चन बन पाएगा। अदरवाइज आप सिर्फ ऊपर पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो 16th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए, इलेक्ट्रिक शेवर जनरली यूजेस। तो जो हमारे इलेक्ट्रिक शेवर्स होते हैं उसमें कौन सा मोटर लगा रहता है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो 16th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन बी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन सी रिलक्टेंस मोटर और ऑप्शन डी हिस्टेरिसिस मोटर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप से स्पेशल मोटर जो होते हैं हमारे
उस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोग के स्टेट AE में। तो जो यूनिवर्सल मोटर होता है, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ यूनिवर्सल मोटर के बारे में कुछ। तो यूनिवर्सल मोटर क्या होता है देख लीजिए, क्योंकि इसका आंसर हमारा क्या है, यूनिवर्सल मोटर है, इसलिए मैं यूनिवर्सल मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर है जो कि वर्क करता है बोथ ऑन डायरेक्ट करंट यानी कि DC एंड सिंगल फेज AC सप्लाई। तो ये दोनों पे वर्क करता है, इसका नाम है यूनिवर्सल मोटर। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसका जो स्पीड वर्सेस IA कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, वो सेम होता है DC सीरीज मोटर की तरह। ठीक है, DC सीरीज मोटर की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो अगर आप लोगों से पूछता है, देखिए ये स्पीड वर्सेस IA कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया DC सीरीज मोटर का, तो यूनिवर्सल मोटर का भी यही होता है। अब ये हमारा जो रेटिंग्स वगैरह रहता है वो बहुत ही कम रहता है। अगर आप टेक्निकली बुक में देखेंगे स्पेसिफिकेशन, तो 5 to 150 वॉट तक का इसका रेटिंग रहता है, स्मॉल रहता है, छोटा। लेकिन कई बुक वगैरह में अप टू 500 वॉट भी दिया है, मतलब 0.5 किलो वॉट तक का भी दिया हुआ है किसी बुक में, मतलब स्मॉल रेटिंग ही रहता है, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट इसका यूजेस पूछता है। तो इसका ये जैसे कि हम ऑरो मशीन को क्या करते हैं, रिवर्स करना रहता है हमें, तो रिवर्स करते हैं या तो हम इधर अपना फील्ड टर्मिनल चेंज कर ले या फिर हम आर्मेचर टर्मिनल चेंज कर ले। तो फील्ड और आर्मेचर दोनों को ही रिवर्स करके हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर में भी होता है। कैसे? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन changes by either reversing, कैसे रिवर्स करके, फील्ड और आर्मेचर, किसी एक को भी हम रिवर्स करके डायरेक्शन और रोटेशन हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती है यूनिवर्सल मोटर की बच्चा। अब इससे इम्पोर्टेंट हमारा ये है कि एप्लीकेशंस क्या है। तो ये जो हमारे मोटर्स रहते हैं छोटे छोटे रेटिंग्स के होते हैं, तो इसलिए इनबिल्ट होते हैं, उसी में ही लगे हुए रहते हैं। जो भी खेलने का जैसे कोई भी हमारा सामान रहा उसमें वो इनबिल्ट रहे। तो हमारे इलेक्ट्रिक पोर्टेबल, जैसे हम बोल सकते हैं पोर्टेबल जो आइटम वगैरह रहते हैं उसमें यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? पोर्टेबल। फर्स्ट हमारा पोर्टेबल जो हमारे जैसे कि ड्रिल मशीन हो गया, ठीक है, अभी हमारा इलेक्ट्रिक शेवर हो गया। तो इलेक्ट्रिक शेवर भी क्या है? पोर्टेबल है हमारा, क्योंकि कहीं भी लेके जा सकते हैं। और उसके अलावा ये वैक्यूम क्लीनर वगैरह में भी यूज़ होता है। ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर, जो हमारे फूड ग्राइंडर और मिक्सर ग्राइंडर होते हैं, फूड मिक्सर्स ग्राइंडर्स, उसमें यूज़ होता है। और हमारा किस में होता है? जिसमें जहाँ पर भी पोर्टेबल होता है। और स्विंग मशीन वगैरह में भी यूज़ होता है, जो सिलाई मशीन होती है, तो इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन है यूनिवर्सल मोटर के, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और 16th क्वेश्चन के लिए आप आंसर बी मार्क कर लीजिए, यूनिवर्सल मोटर इज द राइट आंसर। अब आ जाता है हमारा 17th नंबर का क्वेश्चन। 17th नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर हो रहा होगा बच्चा। देखिए मैं यहाँ पर रीड कर देती हूँ क्वेश्चन 17th। In a single phase, if a single phasing occurs when the motor is running, it should not be loaded beyond -% of rated loaded. Option A 5%, option B 25%, option C 50%, option D 75%। तो ये बोल रहा है जैसे कि हमारा एक 3 फेस इंडक्शन मोटर होता है, तो उसमें सिंगल फेसिंग हो जाती है। सिंगल फेसिंग का मतलब किसी कारणवश एक फेस उसका कट हो गया, एक फेस कट हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं? सिंगल फेसिंग। तो जो रिमेनिंग 2 बचे हुए हैं उस पे वो वर्क करेगा। ठीक है, तो उस पे वो वर्क करेगा और ये है कि उसको 1/√3 टाइम्स उसका रेटिंग हो जाता है। मैंने ये कहा कि जब भी सिंगल फेसिंग अकर होता है, सिंगल फेसिंग होता है, इसका मतलब क्या है कि एक फेस उसका कट हो गया, रिमेनिंग 1 फेस कट, ठीक है, 1 फेस कट, तो रिमेनिंग 2 पे वो काम करेगा। ठीक है, रिमेनिंग 2 पे वो काम करता है। और जो सिंगल फेसिंग होता है उसमें हम लोडिंग क्या करते हैं? 3 फेस के कंपेयर में ये हमारा रेटिंग कम हो जाता है, मतलब इसका 57.7% हम इसको लोड कर सकते हैं। मतलब अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो नॉट मोर देन 50% नहीं करना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, और भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं कि कब ये मोटर चलेगा, कब ये मोटर नहीं रुकेगा। तो 2 पॉइंट यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सिंगल फेस के रिगार्डिंग।
सिंगल फेस के रिगार्डिंग ये कन्फ्यूजन होता है कि कई बार हम पढ़ते हैं कि मोटर स्टॉप हो गया, कई बार हम पढ़ते हैं कि मोटर रन होने लगता है। तो अगर हम लोडिंग हाफ रखते हैं या फिर इससे लेस रखते हैं तो हमारा मोटर विल कंटिन्यू टू रन। ठीक है, मोटर विल कंटिन्यू टू रन। लेकिन अगर हम लोग लोडिंग बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं, इफ़ लोडिंग इस बच्चा हाई रहेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा जो मोटर है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये दो केसेस होते हैं, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा हाफ लोडिंग है या उससे कम लोडिंग है तो वो कंटिन्यू रहेगा जैसे कि वो मूव कर रहा था, और वो रिमेनिंग 2 फेस में काम करेगा, बट हम 50% से ज़्यादा लोडिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, 17th नंबर का। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, आप लोगों के स्क्रीन के सामने 18th क्वेश्चन अपीयर हो रहा होगा, तो प्लीज़ फटाफट इसे सॉल्व करके आंसर बताएं क्या आप लोगों का आंसर है 18 नंबर का। जब तक मैं बोर्ड को रब कर लेती हूँ। अब 18th नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 18 नंबर के क्वेश्चन में बोल रहा है सिंक्रोनस वोल्टेज ऑफ एन इंडक्शन मोटर मीन्स। जो सिंक्रोनस वोल्टेज होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टेटर इनपुट इन वॉट, ऑप्शन बी रोटर इनपुट इन वॉट, ऑप्शन सी कंबाइंड स्टेटर एंड रोटर इनपुट इन वॉट्स, एंड ऑप्शन डी शाफ्ट आउटपुट इन वॉट्स। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोग ये मैं आप लोगों को बताती हूँ, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। रोटर इनपुट इन वॉट्स। तो जो हमारा रोटर का इनपुट रहता है पीजी, यही हमारा होता है सिंक्रोनस वोल्टेज। ठीक है, सिंक्रोनस वोल्टेज। ओके, तो ये हमारा देखिए, ये हमारा है स्टेटर, ये हमारा हो जाएगा रोटर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रोटर, और इस रोटर के बाद हमारा फिर ये हमारा आउटपुट आता है। तो कुछ मैं आप लोगों को चीज़ें एक दो फटाफट एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, अब हमारा ये क्या है, इंडक्शन मोटर का मैं बता रही हूँ फेनोमेना। तो इंडक्शन मोटर है मतलब इनपुट कैसा होगा, इनपुट होगा मैकेनिकल, इनपुट होगा इलेक्ट्रिकल और आउटपुट मिलेगा मैकेनिकल। तो यहाँ पर हमारा इनपुट क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट हो जाएगा मोटर के लिए इलेक्ट्रिकल और आउटपुट हमारा हो जाएगा यहाँ पर मैकेनिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनपुट दे रहे हैं तो इसको हम कहेंगे पी इनपुट। ये स्टेटर है तो इसमें कुछ लॉसेस होंगे जिसे हम पी स्टेटर कहते हैं, और ये हमारा स्टेटर और रोटर के बीच में हमारा एयर गैप होता है और इसे हम बोलते हैं पीजी। पीजी को हम एयर गैप पावर बोलते हैं, और वही हमारा क्या है, वही हमारा रोटर के लिए इनपुट है। अब ये रोटर में होता है, रोटर कॉपर लॉस होता है। उसके बाद हमारा यहाँ आउटपुट में मिलता है मैकेनिकल पीएम, आउटपुट मैकेनिकल। अब इस मैकेनिकल में से जब हम फ्रिक्शन विंडेज लॉस माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर शाफ्ट आउटपुट मिलता है। तो ये टोटल पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है, इनपुट दिए इलेक्ट्रिकल, आउटपुट मिला मैकेनिकल, और आउटपुट हमें शाफ्ट में मिलता है। लेकिन उसके बाद पीछे कुछ सर्टन स्टेजेस होते हैं, स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप होता है, और ये एयर गैप क्या होता है, हमारा इनपुट पीजी होता है रोटर के लिए। इसमें हमारा कुछ लॉसेस होते हैं जिसे हम PCUR बोलते हैं। फिर हमारा जब हम नेक्स्ट आउटपुट स्टेज में देखेंगे तो मैकेनिकल आउटपुट होगा, उसमें से हम फ्रिक्शन विंडेज लॉस माइनस करेंगे तो हमारा पी शाफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ रिलेशन लिख लीजिए। PCUR हमारा S टाइम्स ऑफ PG होता है, S हमारा होता है स्लिप, और पिछली क्लास में आप लोगों को मैं स्लिप का कंसेप्ट पूरा बताई थी बच्चे। और हमारा यहाँ से PM होता है 1 - S टाइम्स ऑफ PG होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप तीनों का रिलेशन भी निकाल सकते हैं, PCUR, PM और PG का। ठीक है, या फिर PCUR PM का निकाल सकते हैं। तो आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन में पूछा जाता है, S दिया रहेगा, PG दिया रहेगा, PCUR निकालने बोलेगा, या फिर यहाँ से पूछेगा। तो प्लीज़ आप ये एडिशनल डेटा नोट डाउन करते हुए जाइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 18 नंबर का क्वेश्चन, और 18 नंबर के लिए हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, रोटर इनपुट इन वॉट्स। तो जो सिंक्रोनस वॉट्स है वो रोटर पीजी वाला हमारा होता है, उसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया बच्चे 19th नंबर का क्वेश्चन, और आप लोग के स्क्रीन में अपीयर हो रहा होगा 19th नंबर का क्वेश्चन। देखिए, हाँ, अभी ये मस्त क्वेश्चन है क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर में अभी आप लोगों को सारा कुछ समझाई थी इलेक्ट्रिक शेवर वाले के केस पे। ऑप्शन ए बोल रहा है, इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन नॉट बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द पोलैरिटी ऑफ इट्स सप्लाई।
पावर सप्लाई। ऑप्शन बी बोल रहा है इट इज़ डिज़ाइन फॉर कमर्शियल फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 0 to 60 हर्ट्स। इट इज़ यूजुअली बिल्ट into the device it drives। ऑप्शन डी इट इज़ बिल्ट इन ए स्मॉल साइज अप टू 0.5 किलोवाट। तो देखिए अगर हम ऑप्शन एलिमिनेट करते तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता, क्योंकि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि और मोटर की तरह हम यूनिवर्सल मोटर का भी डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। कैसे रिवर्स कर सकते हैं? बाय इधर रिवर्सिंग द आर्मेचर और फील्ड। तो ए ऑप्शन तो आपका हो गया इनकरेक्ट, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि करेक्ट क्या है, आप लोग इनकरेक्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी बोल रहा है कि कमर्शियल फ्रीक्वेंसी के लिए डिज़ाइन करता है फ्रॉम 0 to 60 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्सल मोटर काम करता है डायरेक्ट करंट पे, तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0, और एसी तक जाता है, एसी पे भी वर्क करता है तो 60 हर्ट्ज तक काम करता है। उसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है इट इज़ यूजुअली बिल्ट इनटू द डिवाइस ड्राइव। तो मैंने अभी अभी बताया कि जैसे पोर्टेबल ड्रिल मशीन होते हैं, पोर्टेबल इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रिक शेवर वगैरह, तो वो बिल्ट इन होता है, उसी हमारे इक्विपमेंट में रहता है, तो इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल मोटर। और ऑप्शन डी तो मैंने अभी अभी बताया था कि स्मॉल साइज में अवेलेबल्स होते हैं अप टू 0.5 किलोवाट। तो इसमें आप लोग का ए हमारा है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बोल रहा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। अब बच्चा हमारा 19th नंबर का क्वेश्चन हो गया। लास्ट हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। विच मोटर इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन? ऑप्शन ए शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन बी रिलक्टेंस मोटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन डी हिस्टेरिसिस मोटर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसलिए है कि आप लोगों को डेटा नोट करना है 20 क्वेश्चन के रिगार्डिंग। 20 क्वेश्चन में आप लोगों का आंसर है देखिए ऑप्शन डी हिस्टेरिसिस मोटर। तो हिस्टेरिसिस मोटर ये फ्री होता है मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन से, क्योंकि इसके जो रोटर होता है, इसके रोटर में नो टिथ, कोई भी टिथ नहीं होती है। ठीक है, कोई भी टिथ या फिर स्लॉट्स वगैरह नहीं होते हैं, तो इस स्लॉट्स नहीं होते हैं, नो टिथ और स्लॉट्स, तो इसकी वजह से इसका जो रोटर होता है वो स्मूथ फंक्शनिंग करता है। ठीक है, स्मूथ फंक्शनिंग, स्मूथ ऑपरेशन होता है। स्मूथ ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? नॉइज फ्री रहता है, कोई भी इसमें मैकेनिकल नहीं होगा वाइब्रेशन, तो ये हो जाता है नो मैकेनिकल वाइब्रेशन, या किसी तरीके का भी नॉइस वगैरह नहीं होगा, स्मूथ होगा, बिल्कुल शांत ऑपरेशन होगा। अब शांत ऑपरेशन होने के लिए जो हिस्टेरिसिस मोटर का ऑपरेशन होता है, देखिए हिस्टेरिसिस मोटर का एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हो सकता है? जैसे कि हमारा टेप रिकॉर्डर वगैरह हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, या फिर ऑडियो इक्विपमेंट हो गया, ऑडियो इक्विपमेंट हो गया जो स्मूथ फंक्शनिंग पे काम करता है, वो इसका एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये आप लोग पूरा लिख लीजिए। और मैं आप लोग को यूनिवर्सल मोटर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हूँ। शेडेड पोल मोटर क्या होता है बता देती हूँ थोड़ा सा इसके बारे में भी, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो शेडेड पोल मोटर के बारे में आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इतनी सी चीज़ें ही पूछती हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके घुमा फिरा करके यही सारी चीज़ें पूछता है। तो इसी 20 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग शेडेड पोल के बारे में लिख लीजिए। शेडेड पोल्स मोटर नहीं, शेडेड पोल मोटर। सबसे पहले तो ये बहुत ही स्मॉल रेटिंग का होता है, बहुत कम ही रेटिंग होता है इसका, और लो स्टार्टिंग टॉर्क, बहुत ही लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क वगैरह या फिर नॉर्मली टॉर्क वगैरह बोलेंगे बहुत कम होता है इसका, या नॉर्मल लो टॉर्क बोल लीजिए। अब ये लो टॉर्क होने की वजह से बहुत ही कम वॉटेज रेटिंग होता है इसका, तो इसलिए ये स्मॉल टॉयज़ वगैरह में यूज़ होते हैं। ठीक है, स्मॉल टॉयज़ वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिक क्लॉक वगैरह हो गया। ठीक है, और छोटे छोटे हमारे जो हेयर ड्रायर वगैरह हो गया, हेयर ड्रायर है ये, एक्सेट्रा, हेयर ड्रायर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें शेडेड पोल के बारे में हो गई। और इसका जो फ्लक्स होता है फ्रॉम अनशेडेड टू द शेडेड रीजन हम इसको बोलते हैं, तो इसका पूरा वर्किंग होता है। अब ये हमारा हो गया 20 नंबर का क्वेश्चन। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। फिर हम रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।